आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पीटी और मेन दोनों के लिए। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी पे बात किया जाए पहले। कल जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत मंडपम है वहाँ पे सर्वोच्चता सर्वेक्षण में जिन्होंने मतलब रैंक हासिल किया उनको पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो इसमें पहले इंडिया में हिस्से देखते हैं, उसके बाद बिहार वाला देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इंदौर और सूरत दोनों एक साथ संयुक्त रूप से कंट्री के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इनको फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, और ये लगातार 7वां वर्ष है जब इंदौर रैंक 1 पे रहा है स्वच्छ सिटी के मामले में। उसके बाद ये तो दोनों जो सिटी है जो सूरत और इंदौर है इनको रैंक मतलब अंक दिया गया है वो है 9438। तो ये अंक भी याद रखेंगे, कभी कभी ये लोग पूछ देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 4 सिटी को जो है 7 स्टार रेटिंग दिया गया है। तो उसमें है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और नई दिल्ली नगर निगम। तो ये चारों का याद रखेंगे। हो सकता है वहां पे पूछ दे कि किनको ये स्टार रेटिंग दिया है, 7 स्टार रेटिंग दिया गया है, इनमें से कौन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चारों याद रखेंगे, ये 4 को ही मिला है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र जो है एमपी को पछाड़कर पहला रैंक हासिल किया। यानी कि सबसे स्वच्छ राज्य जो है इस बार 2024 में महाराष्ट्र बना, सॉरी 2023 के लिए महाराष्ट्र बना। दूसरे नंबर पर एमपी है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, जबकि 2022 में एमपी पहले नंबर पे था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे साथ में। उसके बाद देखते हैं कि महाराष्ट्र और एमपी जो है इससे दो शहर जो सबसे साफ शहर के रूप में दो शहर को टॉप 10 में जगह मिला है। तो हो सकता है ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाले में डाल दे कि कौन दो ऐसे राज्य हैं जिनके दो शहर टॉप 10 में शामिल है। तो वो महाराष्ट्र और ये एमपी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसको कई कैटेगरी में डिवाइड करके बांटा मतलब पुरस्कृत किया जाता है। तो उसमें एक गंगा तटीय शहरों की सूची भी आती है। तो उसमें सबसे स्वच्छ जो है गंगा के शहर, गंगा के किनारे रहे मतलब जो शहर है वो सबसे स्वच्छ है वाराणसी। उसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है, इसके बाद बिजनौर, हरिद्वार और कन्नौज का स्थान आता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इसको देखते चलिएगा। 3-4 तक भी ये लोग पूछ देते हैं, तो याद रखिए इसको। इसके बाद देखते हैं कि ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया है तो इस बार जो सबसे अधिक जो फोकस किया गया है वेस्ट टू वेल्थ पर फोकस किया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे कि किस चीज का मतलब सर्वाधिक इस पे ध्यान रखा गया है, तो वो है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा अधिनियम 1943 के प्रावधानों पर कड़ा आपत्ति दर्ज की है। साथ ही इसमें जो नर्सिंग अफसरों के कैडर में महिलाओं को जो 100% का आरक्षण दिया गया है उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून है जिसको कर्नाटक हाईकोर्ट खारिज किया है। तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है ये पूछ दे, इससे बन जाए। ठीक है, और इसको क्यों खारिज किया गया है? कोर्ट का कहना है कि ये जो अधिनियम है वो संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है, जिसके कारण यह प्रावधान असंवैधानिक है। हालांकि इसको तो खारिज कर दिया है उन्होंने, बट इसके माध्यम से जो भी नर्सों का जो बहाली हुआ है 10 को से, ठीक है, उसको उन्होंने बरकरार रखा है, उसको खारिज नहीं किया है। ठीक है, अब आगे जो भी होगा वो इसके माध्यम से नहीं होगा। इसका नाम क्या है? नर्सिंग सेवा अधिनियम 1943। और एक पॉइंट और इसमें याद रख लेंगे कि ये जो भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा है वो भारतीय सेना की सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि देश में जो सालाना 4.5 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का जो लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखी है, तो इसके प्रोडक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 9 कंपनियों का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन केमिकल और ये इसमें क्लीन टेक सॉल्यूशन, ये प्रमुख कंपनियां हैं जिनको इसमें सेलेक्ट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी साइट योजना के पहले चरण के लिए 10 जुलाई 2023 को आवेदन मांगा था। ठीक है, ये इस योजना के तहत कुल 12 कंपनियों की जो निविदाएं हैं उसको संयंत्र स्थापित करने के लिए जो प्रोत्साहन पाने योग्य पाई गई थी, जिसमें से 9 को अभी सेलेक्ट किया गया है। यानी जब ये स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है पूछ दे कि जब ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन द्वारा जब निविदा मतलब निकाली गई कंपनियों के लिए, तो कितने कंपनियों को सेलेक्ट किया गया
कि उनको प्रोत्साहन देगी गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। तो वो 12 में से फाइनली 9 को सेलेक्ट किया गया है, जिनको अब गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जितनी कंपनियां हैं उसको अलग अलग सब्सिडी दिया जाएगा। तो इसमें जो रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन केमिकल्स है, इनको 90,000 टन उत्पादन के लिए 3 वर्षों तक औसतन 18.9 रुपए प्रति केजी के दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोत्साहन जो दिया जाएगा 3 वर्ष के लिए, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि सोने में निवेश से जुड़े वित्तीय उत्पादन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी EFT में निवेश 2003 में 6 गुना बढ़कर 2820 करोड़ रुपया रहा, जो 2022 में मात्र 459 करोड़ रुपया था। तो एक डेटा है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है कंटिन्यू, उसको ये दिखाता है। तो इसको यूज आप मेन भी कर सकते हैं और सिटी में भी हो सकता है, पीछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक अमेरिकन कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनी है माइक्रोन। ये जो है सानंद के गुजरात में इसकी जो फैक्ट्री है इनकी, इससे जो उत्पादन है पहला चिप जो है वो दिसंबर 2023 तक आने लगेगा, ऐसी संभावना बताया जा रहा है। ठीक है, और ये जो घोषणा की गई है, यह भी जो वाइब्रेंट गुजरात वाला जो समिट चल रहा है उसी में इन्होंने ये मतलब घोषणा की है कि इनकी कंपनी के माध्यम से दिसंबर 2024 तक पहला चिप प्रोडक्शन इंडिया में होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद टाटा समूह द्वारा गुजरात की घोड़ेरा में लगाई जाने वाली चिप फैक्ट्री से 2025 के मध्य तक उत्पादन शुरू होगा। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब प्रोडक्शन शुरू होगा, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है ये जो कंपनियां हैं, हो सकता है इसको इसका नाम देकर पूछ दे कि इसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थापित है, तो इसको याद रखना होगा आपको। ठीक है, और ये जो माइक्रोन कंपनी है अमेरिका की, ये काफी पॉपुलर हुई थी जब मोदी जी पिछले बार स्टेट विजिट पे अमेरिका गए थे, तब इन्होंने इसके साथ समझौता किया था और उसका फैक्ट्री यहाँ लगा और उसमें प्रोडक्शन भी इसी ईयर में लास्ट में शुरू हो जाएगा। तो ये माने रखता है। तो याद रखेंगे कि माइक्रोन कंपनी द्वारा गुजरात के सानंद में फैक्ट्री स्थापित किया गया है माइक्रोचिप का। ठीक है, उसके बाद टाटा समूह द्वारा गुजरात के धोलेरा में ही माइक्रोचिप का फैक्ट्री स्थापित किया गया है। तो मेन में जब अगर सेमीकंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये दोनों पॉइंट आप यूज कर सकते हैं कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और वो तेजी से वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में भारत का जो ऑटो इंडस्ट्री है उसका आकार लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का है और पूरे वर्ल्ड में इस ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो रैंक है वो तीसरा है। तो ये याद रखेंगे। और ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो है उनके माध्यम से ये डाटा निकल कर आया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी डाटा वही गुजरात वाइब्रेंट समिट के माध्यम से ही आया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इसे क्वेश्चन बना दे, तो याद रखेंगे और मेन में भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने बताया है कि फरवरी 2024 तक यूपी में जो है 5 नई हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद यूपी में टोटल जो हवाई अड्डों की संख्या हो जाएगी वो 19 हो जाएगी। तो ये सर्वाधिक हवाई अड्डों की संख्या यूपी में होगी। तो ये फैक्ट मतलब बनता है जो पूछा जाए पीटी में, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, और ये जो 5 नए जो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा यूपी में, तो वो हो जाएगा आजमगढ़ में, अलीगढ़, मुरादाबाद, त्रिकुट और श्रावस्ती में। तो इसको भी याद रखें, याद बहुत रखने की जरूरत नहीं है, बस देख लेंगे मोटा मोटी इसको भी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन आज यानी 12 जनवरी को किया गया। यह मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई जो है 22 किलोमीटर है और ये इसकी जो 22 किलोमीटर लंबाई है उसमें से 16.5 किलोमीटर जो समुद्र पर बना हुआ है और 5.5 किलोमीटर जो है वो जमीन पे बना हुआ है। तो इसका टोटल याद रखेंगे, हो सकता है तोड़कर भी पूछ दे बताने के लिए, तो ये दोनों पार्ट को भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसका जो लागत है वो 17,843 करोड़ रुपया है और ये 6 लेन का है। साथ ही इसके दोनों साइड में एक आपातकालीन लेन के भी निर्माण किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये जो पुल बनाया गया है मुंबई में, ठीक है, तो इस पर केवल चौपहिया वाहन चलेंगे, यानी जो 4 व्हीलर गाड़ी है वही इस पर चलेंगे और वो उसकी जो स्पीड लिमिट रखी गई है वो 100 किलोमीटर रखा गया है। ठीक है,
और जो भी गाड़ी इस पे जाएंगे तो दोनों तरफ से टोल टैक्स का जो दर रखा गया है वो 250 रुपया रखा गया है, ठीक है। तो ये सभी देख लेंगे पॉइंट। उसके बाद देखते हैं कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत का प्रमुख वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम भारत टेल टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 26 से 29 फरवरी को किया जाएगा, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है भारत का कपड़ा के क्षेत्र में, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। और ये जो कार्यक्रम है इसके तहत टेक्सटाइल एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन संस्था और भारतीय राज्यों के साथ रणनीतिक गठबंधन की जाएगी यहाँ पे, ताकि ये टेक्सटाइल को और बूस्ट मिले, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि भारत के लोग अब सिंगापुर से सीधे यूपीआई के माध्यम से अपने बैंक खातों में धनराशि प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। इसके लिए भारत ने यूपीआई तथा सिंगापुर के पे नाउ के साथ भुगतान सुविधा का दायरा बढ़ाते हुए बैंक और यूपीआई ऐप्स को शामिल किया है, ठीक है। जब पहले जो है वहाँ पे मोटा रकमों का ट्रांसफर किया जाता था, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं जो इंडियन है वो अपने घर पे जो पैसे भेजते थे तो उनको इतना इजीली सुविधा नहीं अवेलेबल था कि ताकि घर पे भेजे। और अब जो है यहाँ की जो यूपीआई है उन्होंने वहाँ की जो संस्था है एक पे नाउ, उसके माध्यम से दोनों मिलकर और अधिक बैंकों को शामिल किया है जो इंडियन है, और अधिक ये यूपीआई ऐप को शामिल किया है, जिसके माध्यम से वो 7 दिन 24 घंटा अपने फंड को ट्रांसफर कर सकती है भारतीय जो वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेवा है वो जो भीम, फोन पे और पेटीएम ऐप का जो यूज करते हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे किन किन यूपीआई को ये दिया जा रहा है, तो वो है भीम, फोन पे और पेटीएम, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि ये जो समझौता हुआ था जिसके माध्यम से इसको एक्सटेंड किया गया है, तो वो फरवरी 2023 में पीएम मोदी और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग उनके मध्य हुआ था ये, ठीक है। तो ये भी याद रख लेंगे, हो सकता है पूछ दे क्योंकि हाईलाइटेड है अभी, ठीक। और ये जो दोनों तरफ से जो डिजिटल भुगतान जो होगा तो इसकी जो संचालन होगी वो आरबीआई और मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। और एक दिन में इसके माध्यम से एक दिन में लगभग 1000 सिंगापुर डॉलर जो इंडियन रुपीज में 60,000 रुपए होगा वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये लिमिटेशन भी याद रख लेंगे, एक दिन का है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसरो और नासा द्वारा जो है 2024 में रडार सैटेलाइट निशार का प्रक्षेपण किया जाएगा। निशार काफी पॉपुलर है, इससे क्वेश्चन बना भी है और आगे बनेगा भी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो उपग्रह है वो धरती पर होने वाले बदलावों को चिन्हित करेगा और इसके बाद इसका अध्ययन करेगा। उसके बाद उसके करेगा जिसमें कि नमी वाले इलाके शामिल हैं, ज्वालामुखी फटने से प्रभावित इलाकों को शामिल किया गया है, साथ ही समुद्री और बर्फ को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो है 12 दिन में 2 बार धरती पर बर्फीले सतह का अध्ययन किया जाएगा और किस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है पर्यावरण पर, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये निशार मिशन, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार के एक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, ये चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। तो ये जो है अपनी स्वेच्छा से चुनाव आयोग के नेशनल आइकन का पद से त्यागा है इन्होंने, ठीक है। चुनाव आयोग जो है इनको अक्टूबर 2022 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नेशनल आइकन बनाया था। तो ये हाईलाइटेड हो गए हैं, बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार वाले एग्जाम में हो सकता है इनके बारे में पूछ दे। तो याद रखेंगे इन्होंने स्वेच्छा से अपना नेशनल आइकन का जो पद था वो त्यागा है और इनको जो है 2022 में अक्टूबर में चुनाव आयोग द्वारा इस पद ये नेशनल आइकन बनाया गया था। तो दोनों चीज याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। देखते हैं कि दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो आईफोन निर्माता एप्पल को पछाड़कर फिर से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 2022-23 में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं अगर कोई एग्जाम में पूछा कि सबसे ज्यादा जो मूल्यवान कंपनी है वर्ल्ड का वो कौन है, तो एप्पल था 2023 में। बट 2024 की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट फिर से सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरा है, ठीक है। 2022 में भी माइक्रोसॉफ्ट ही था, 2024 में भी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनेगा भी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ईयर में 2 बार आता है। तो हो सकता है बीपीएससी पर जाते जाते फिर ये चेंज हो जाए। तो अभी का जो रिसेंट एग्जाम होगा इधर, जब तक फिर इसका दूसरा इंडेक्स नहीं आ जाता है तब तक ये डाटा काम आएंगे, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं
इसमें पहले स्थान पे पहली बार 6 कंट्री को रखा गया है, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्पेन और फ्रांस है। ठीक है, ये जो 6 कंट्री है, इसके जो नागरिक है 194 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के रूप में ये 6 देश उभरे हैं। दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन को रखा गया है। 3 कंट्री है जो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और ये तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड को रखा गया। तीन तो आपको याद रखना होगा, 3 रैंक। उसके बाद भारत का याद रखना होगा। ठीक है, देखते हैं कि भारत जो है उज्बेकिस्तान के साथ 80वें स्थान पर है। यहाँ के जो नागरिक है, जो इंडियन नागरिक है, वो 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भारत का भी पासपोर्ट मजबूत हुआ है, क्योंकि पिछले बार इसका जो रैंकिंग था वो 85 था। ठीक है, तो उसमें सुधार देखा जा रहा है, 80वें स्थान पर पहुंचा है, तो थोड़ा सा सुधार यहाँ के पासपोर्ट में भी हुआ है। ठीक है, और ये जो रैंकिंग जारी किया गया है, तो इसमें जो सबसे निचले पायदान पर है वो अफगानिस्तान को रखा गया है, और उसका जो रैंक है 104वां है। ठीक है, यहाँ के नागरिक मात्र 28 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, टॉप 3 को याद रखेंगे, इंडिया को याद रखेंगे, और किसके साथ वो रैंक शेयर कर रहा है उसका भी नाम याद रखेंगे, और साथ में सबसे नीचे पर कौन सी कंट्री है उसका भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब एक देखते हैं कि प्रशांत महासागर जो है, वहां पे गुजरात के क्षेत्रफल से भी बड़ा एक पठार का खोज मिला है। ठीक है, ये जो पठार मिला है उसका नाम है मिलानेशिया बॉर्डर। ठीक, और ये जो है सोलोमन आइसलैंड जो है उसके पूर्व में स्थित है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन बन ले, ये पूछ ले कि मिलानेशिया बॉर्डर क्या है, तो याद रखेंगे ये पठार है जो ये प्रशांत महासागर में मिला है। ठीक, और इसका जो निर्माण है क्रेटेशियन युग में हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे कि ये कब इसका निर्माण हुआ था, क्योंकि इससे संभावना है कि पूछ ली ज्योग्राफी में क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं बिहार का सर्वेक्षण, ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया है 2023 का, उसमें क्या स्थिति रहा है बिहार का, पहले वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि बिहार देश में 15वें स्थान पे रहा है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है, मगर देश के 4477 शहरों में इसका रैंक है जो है वो 262 है। यानी इसका कहने का मतलब है कि पूरे कंट्री में 4477 जो शहर है वो शामिल हुए थे स्वच्छता सर्वेक्षण में, जिसमें से पटना का जो रैंक है 262वां है। ठीक है, लेकिन जब 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है, जो मात्र अभी इंडिया में जो है 46 है, उसमें से पटना का स्थान 25वां है। इसका हर एक डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी पूछ सकता है पीटी में, और पीटी में इससे क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तो सारे डाटा को बहुत अच्छे से करिएगा, खासकर बिहार से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले 446 शहरों में पटना का स्थान 77वीं है। यानी 446 वैसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, वहां पे पटना का स्थान 77 हो गया है। ठीक है, और पटना को 6320.90 अंक मिला है, तो ये अंक भी याद रखेंगे। ठीक है, और पटना को जो पहली बार वाटर प्लस सिटी एवं 1 स्टार श्रेणी में कचरा मुक्त शहर का खिताब दिया गया है, तो ये तो एकदम ही याद रखेंगे कि किस बेसिस पे इसको पहली बार ये प्राइज मिला है, तो वो है वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार श्रेणी में कचरा मुक्त शहर का खिताब। ठीक है, इसी में बताया गया है कि पटना के बाद गया जो है दूसरे नंबर पर आता है बिहार में। इसका स्थान इंडिया के बेसिस पे ये 272वां रैंक है। मुजफ्फरपुर का 388 है, बिहार शरीफ का 391, भागलपुर का 403 और दानापुर का 412। ठीक है, सबका याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बट यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं 4 शहर, उसका आपको रैंक याद रखना होगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखते हैं कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सुपौल राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये पटना और सुपौल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो गंगा किनारे बसा शहर है, उसमें पटना को 6ठा स्थान मिला है, छपरा को सबसे अंतिम स्थान यानी 88वां स्थान मिला है। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे कि पटना बिहार में जो है सबसे स्वच्छ शहर हो जाता है, गंगा किनारे स्थित, और इंडिया लेवल पर ही इसका स्थान 6ठा आता है, और छपरा का जो है वो सबसे लास्ट 88 है। यानी कि टोटल जो सर्वे में शामिल किए गए थे वैसे शहर जो गंगा के किनारे स्थित है वो टोटल 88 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 61 जो कंटेनमेंट शहर है उसमें दानापुर को 39वां स्थान मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पहले दानापुर से बन चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण से, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है,
और एक चीज और देखते हैं कि ये जो टोटल जो सत्ता सर्वेक्षण था एक सिटी के लिए 9500 अंक पर था ये आधारित, ठीक है। तो इसमें से पटना को सिटीजन वॉइस में 1687.70 अंक मिला है, सर्विस लेवल प्रोग्रेस में 2983 अंक मिला है और सर्टिफिकेशन में 1650 अंक मिला है। तो ये याद रखेंगे, यूपीएससी का दायरा बढ़ रहा है, डेप्थ में पूछते हैं तो हो सकता है ये तो मतलब अंक पूछ दे, तो आपको ये रखना होगा याद, और इसका डेटा तो सारा याद रखना होगा आपको, ठीक है। और ये जो अवार्ड दिया गया है, यहाँ की जो मेयर है सीता साहू और नगर आयुक्त जो है अनिमेश कुमार पराशर, इनको दिया गया है। और ये दिया कौन है, तो वहाँ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उसके जो सचिव है मनोज जोशी, उनके माध्यम से दिया गया है, तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है। और इसमें एक और डेटा आया है कि राज्य में वर्तमान में जो 142 शहर हैं उसके 78% घरों से डोर टू डोर कचरा का मतलब उठावा हो रहा है, ठीक है। और सुपौल एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ सबके घर से कचरा का उठाव वहाँ की मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज आया हुआ है कि यहाँ पर कचरा के वर्गीकरण और निस्तारण में राज्य के शहर काफी पीछे हैं, ठीक है। यहाँ मात्र 15% कचरों का वर्गीकरण हो पा रहा है और 11% कचरों का निस्तारण हो रहा है, ठीक है। जब ये वेस्ट से संबंधित अगर मेन में लिख रहे हैं तो वहां पे यूज करेंगे, इसका बहुत सारा पॉइंट जो है मेन में यूज होगा, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा वैसा यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें बताया गया है कि राज्य में जो है 86 शहरी निकायों को ओडीएफ तथा 56 शहरी निकायों को ओडीएफ प्लस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद पटना और तथा सुपौल को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी दिया गया है, इसका एक एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ वैसी सिटी हैं जिनको आबादी के हिसाब से बांटकर उनको रैंक दिया गया है और पुरस्कृत किया गया है, उस तरह के सिटी देखते हैं। जैसे 50,000 से 1 लाख आबादी वाले जो शहर हैं उसमें बिहार में पहले नंबर पे सुपौल है, दूसरे नंबर पे सुल्तानगंज है, ठीक है। फिर देखते हैं कि 25,000 से 50,000 आबादी वाले में बिहार में पहले नंबर पे अरिराज है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मनिहारी को रखा गया है। फिर वैसे शहर जहाँ पे 15 से 25,000 आबादी है उसमें पहले नंबर पे कोचस है और दूसरे नंबर पे नासरीगंज है। तो ये भी दो मतलब रैंक आपको याद रखना होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है इसके माध्यम से एक वाराणसी में भोजपुरी वैभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा को भोजपुरी गौरव सम्मान दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये पद्म विभूषण से नवाजित पहले से और इनको भोजपुरी गौरव सम्मान दिया गया है, तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही था, रिवाइज कर लीजिए जरा आप लोग इसको। ये बताइए